we discussed about the functions of banking, right? Functions of banking के बारे में हमने पढ़ा था. In that, how many topics were there? Primary functions था और secondary functions. तो primary functions में कौन कौन से point करवाए थे? चलो बताओ प्रिया. हाँ, accepting deposits and loans and advances. So accepting deposits में कौन कौन से point थे? Saving deposits, current deposits, recurring deposits. तो ये जो चारों टाइप के डिपॉजिट थे, सेविंग डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी मंथली सैलरी या वेजेस आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव दैट अमाउंट, राइट? उसको सेविंग डिपॉजिट में आप कन्वर्ट करा सकते हैं. सेविंग अकाउंट है, उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, कस्टमर केयर में कॉल करना होता है, मेरा अमाउंट जितना भी है उसको आप सेविंग डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका हर मंथ सेविंग डिपॉजिट में अपने आप पैसा चला जाएगा. ठीक है. इन द सेकेंड केस करेंट डिपॉजिट. अब ये करेंट डिपॉजिट वाली जो सुविधा होती है, दैट इज गिवन टू द करेंट अकाउंट होल्डर. जिनका करेंट अकाउंट होल्डर कौन होते हैं? ज़्यादातर बिजनेस पर्सन होते हैं, जो बिजनेसमैन है, जिनका आपका करेंट अकाउंट है. ठीक है, जिनका ट्रांजैक्शन डेली का है, डेली पैसा निकालना, डेली डिपॉजिट करना, लाइक दैट. सो इसमें एक और फैसिलिटी मिलता है करेंट डिपॉजिट्स में. वो फैसिलिटी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी. जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में अगर ज़ीरो बैलेंस हो गया, तो ज़ीरो बैलेंस में आपके पास ऑब्वियसली कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपको एक लिमिट दे दिया, जैसे मान लो कि 50,000 रुपीज़ लिमिट दे दिया आपको कि इतना पैसा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो पैसा है तो भी. अगर बिल्कुल बिल्कुल दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रेडिट. मतलब आपका पॉइंट क्या है, आप कितनी रेगुलरली पैसा जो है वो पेमेंट कर रहे हो. अगर आपका पेमेंट बहुत दिन तक आउटस्टैंडिंग रहता है तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू गेट दिस फैसिलिटीज़. आई बस समझ में, यानी कि आपका बैंक को पैसे वापस करने का समय या टाइम कितना आप लेते हो. जैसे अगर मान लो क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास, ये एक तरीके से क्रेडिट ही कार्ड है, लेकिन वो कार्ड होता है, ये अकाउंट में फैसिलिटी है. ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है और तुमने 1.5 महीना उसका टाइम होता है, 1 मंथ सम डेज या 1 मंथ, हाँ 45 डेज कराओ. ठीक है, 45 डेज और 5 डेज पेमेंट करने का टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, लगभग ग्रेस पीरियड. लेकिन अगर 50 डेज में यू आर नॉट एबल टू बेसिकली अपना पैसा नहीं चुका पाओगे, तो उसमें बात क्या लगता है, इंटरेस्ट लगना शुरू होता है. तो आपका इंटरेस्ट लगना इसमें भी शुरू हो जाएगा. और ये चीज़ आपका रेगुलर है कि इंटरेस्ट आप दे रहे हो, हाई अमाउंट इंटरेस्ट दे के पेमेंट करो, तो डेफिनेटली ये फैसिलिटीज़, ये अमाउंट भी हो सकता है कि आपका ना इंक्रीज हो. कई बार अगर आपकी पेमेंट शेड्यूल सही टाइम पे हो जाता है ना, तो उस केस में आपका अमाउंट भी एक्सीड हो सकता है. लाइक 50,000 से 60 हो गया, 60 से 70, 80, इस तरीके से बढ़ाते हैं वो 10-10 हज़ार रुपये करके. ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट, ये करेंट डिपॉजिट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? फिक्स डिपॉजिट. तो पता ही है, एक लमसम अमाउंट लेना है और लमसम अमाउंट को बेसिकली डिपॉजिट कर देना है कुछ टाइम तक. बिल्कुल, उसमें एक मैच्योरिटी पीरियड होता है. जैसे 5 इयर्स के लिए एक मैच्योरिटी पीरियड हमने डाल दिया कि 5 साल के लिए मैंने ये एफडी कराया. अब वो 5 साल के बाद मान लो एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं होता है, लगभग 6 to 7% इंटरेस्ट रेट होता है. इतना इंटरेस्ट रेट लगा करके वो आपको पैसा दे देंगे. तो ये होता है फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट क्या है, क्लियर हो गया सबको? सो एफडी इज़ द लमसम अमाउंट जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं. लेकिन सेविंग डिपॉजिट में और करंट डिपॉजिट में ये फैसिलिटी है कि आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. लेकिन इन फिक्स डिपॉजिट अगर आपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा विड्रॉ किया तो आपको फाइन के रूप में कुछ पैसा या इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, और उसके लिए भी बहुत लफड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम, एक तरीके से लॉन्ग टाइम लगता है इसमें आपको. हाँ, प्री मैच्योरिटी के मतलब मैच्योर होने से पहले अगर आपने निकाला तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही होता है इन शॉर्ट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट. दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द, बेसिकली कह सकते हैं करंट अकाउंट वाले के पास ये फैसिलिटी होता है, या सेविंग अकाउंट वाले भी करते हैं. आरडी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एक सिस्टमैटिक वे में हर मंथ कटता जाएगा. जैसे मैंने आरडी खुलवा लिया तो मुझे 5,000 रुपये मेरा हर महीने आरडी के अकाउंट में जाता जाएगा, और इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है. ठीक है, इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है इसमें. हर महीने 5,000, जैसे SIP होता है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेम उसी तरीके से ये भी होता है. हर महीने एक आपने फिक्स कर दिया होगा कि आरडी में मेरा 5,000 जाएगा हर महीने, तो 60,000 रुपये साल का
लगभग आप जितने साल के लिए चाहो, आरडी आपका 1 साल के लिए भी ओपन होता है, 2 साल के लिए भी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 1 ईयर के लिए भी आप ओपन कर सकते हो। एफडी में ज़्यादातर कंसेप्ट वही 3, 5, 7 इस तरीके से रहता है, हाँ 10 भी रहता है, 20 साल भी रहता है एफडी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका आरडी जो है ना वो 1 साल की भी फैसिलिटी है आपके पास आरडी में। क्लियर हो गई बात? तो ये जितने टाइप के डिपॉजिट्स थे क्लियर हो गए। लोन से बिल्कुल एसआईपी जैसा है, वो आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है। जैसे हर महीने उसमें 1000 रुपये का आपने ओपन कराया एसआईपी, तो हर महीने कटता जाता है ना अपने आप, ऑटो डेबिट। वैसे ही आरडी में भी वही होगा, आपका ऑटो डेबिट होता जाएगा। ऑटो डेबिट मतलब बैंक अपने आप ही काट लेगा वो पैसा, ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उसको सेविंग डिपॉजिट में जमा कर दिया होता है। अगर उसको सेविंग डिपॉजिट में डाल दोगे ना, ठीक है, उसको एक उसके लिए एक वर्ड सेविंग डिपॉजिट, मेरे पास ना 1,20,000 रुपीज़ था, ठीक है, मेरे पास 1,20,000 रुपये था। अब 1,20,000 रुपये से मैंने मान लो कि मुझसे बैंक वाले ने पूछा कि मैडम आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपये हैं, तो अब इसके इतना पैसा आप अपने अकाउंट में रखा है आपने, आपका तो इतना यूज़ नहीं होगा, यानी आप इतना खर्च नहीं करोगे। मैंने कहा हाँ नहीं करूँगी। तो कह रहे मैम आपको इसका सेविंग डिपॉजिट में पैसा डाल दूँ? मैंने कहा हाँ डाल दीजिए। तो उन्होंने मेरे से अमाउंट पूछा कितना पैसा, मैंने कह दिया 1 लाख रुपीज़। तो अब 20,000 छोड़ के जो 1 लाख रुपये होगा ना, वो चला गया मेरे सेविंग डिपॉजिट में। अब मेरे पास 1,20,000 था। अब नेक्स्ट मंथ मान लो मेरी सैलरी क्रेडिट हुई 40,000, ठीक है, तो अब इसमें ना मेरे पास सिर्फ बचेगा 60,000 ही शो करेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए इसमें चला गया। लेकिन कल को मैंने 60,000 की जगह अकाउंट से 80,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो जो 20,000 है वो इस वाले अकाउंट से निकल जाएगा, तो फिर इस वाले अकाउंट में सिर्फ 80,000 बचेगा। समझ आया थोड़ा कंसेप्ट? क्लियर हुआ? हाँ 80,000 बचा। उसके बाद फिर कल मेरे अकाउंट में फिर अगले महीने 40,000 रुपये आया, तो अब 40,000 रुपये जो आया और फिर मैंने 50,000 निकाल लिया, तो फिर इसमें से 10,000 रुपये जाएगा। इस तरीके से सेविंग अकाउंट काम करता है। और तुम्हें क्या पूछना था बताओ? वो उसने एफडी करा लिया होगा, या तो उसने स्विफ्ट अकाउंट में डाला होगा ना, वो अमाउंट को टच ही नहीं कर रहा होगा, तो वो अपने आप ही हाँ ओके। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस में बैंक ओवरड्राफ्ट तो क्लियर हो गया होगा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटीज क्लियर हो गई। एक होता है लोन, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो आपका होता है ज़्यादातर 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए होता है, वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। जैसे एजुकेशन लोन हो गया, मैरिज लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ठीक है। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म लोन कौन होते हैं? जो 5 साल से ऊपर के लोन होते हैं। हाउस लोन ज़्यादातर होते हैं लॉन्ग टर्म लोन, कार लोन कई बार 5 साल से ऊपर के होते हैं, 10 साल 15 साल के लोन होते हैं, डिपेंड अपॉन द कार, कौन सा परचेज किया आपने। तो यहाँ पर जो लोन है वो 2 तरीके का प्रोवाइड होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन लोन ऑलवेज प्रोवाइड ऑन द मॉर्टगेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्टगेज? लाइक यू हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट, सम बोल सकते हैं ना कि कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स, कोई एसेट्स या कोलेट्रल जिसको हम कहते हैं, इन शॉर्ट बैंक के लैंग्वेज में कोलेट्रल कहते हैं। तो कोलेट्रल आपको क्या करना पड़ता है? एज अ प्रूफ आपको बैंक के पास छोड़ना पड़ेगा। और कई बार तो आपके खुद के प्रोडक्ट को वो प्लेज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदा और आपके कार के पेपर्स ही उन्होंने रख लिए अपने पास। वंस यू विल रिटर्न, और बोल सकते हैं ना कि रिटर्न कर दोगे पैसे, उसके बाद यू आर एबल टू गेट दैट डॉक्यूमेंट्स। तो इसको कहते हैं प्लेज कर लेना, मतलब आप ही के प्रोडक्ट को प्लेज कर लिया। जैसे मान लो किसी ने एजुकेशन लोन लिया, तो उसके फादर अगर नॉमिनी है, नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि जब अगर कोई एक पर्सन है, जैसे मान लो कि प्रिया ने लोन लिया, अब लोन प्रिया नहीं चुका पाएगी, तो इसके बदले कौन चुकाएगा लोन? तो उसके लिए नॉमिनी बनाया जाता है। आपके हर जगह पे, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड ओपन करो, हर जगह पे ये फैसिलिटी मिलता है नॉमिनी वाला, ठीक है। अगर आपके फादर या मदर किसी का भी नाम है नॉमिनी में, तो दे आर गोइंग टू पे दैट अमाउंट, ठीक है, अगर आप नहीं चुका पाओगे। और अगर वो दोनों चुका नहीं पाएंगे, तो फाइनली फिर क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर वो जो प्रॉपर्टी जिसका है, जैसे बहुत बार नॉमिनी, जैसे मेरे फादर ने अपनी प्रॉपर्टी का कागज़ दे दिया, तो वो प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है वो भी एनालाइज करने के बाद ही बैंक आपको अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर जो लोन 4 लाख रुपए तक का लोन होता है, कई बार उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो 4 लाख से ऊपर का, चलिए
ये था लोन्स एंड एडवांसेस। अब आते हैं हम सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शंस यानी जो प्राइमरी फंक्शन था, जो नॉर्मल फंक्शन हर बैंक में चलता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पैसे लोन या एडवांस देना। सेकेंडरी फंक्शंस में लिखिए, राइट, सेकेंडरी फंक्शंस। और कुछ निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट भी हैं, जैसे आपके बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब भी हम सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स आएगा, कैश क्रेडिट वगैरह, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स में, वो भी कवर करेंगे। चलिए, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक में लिखिए, यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शंस में भी दो टाइप के फंक्शन हैं। जैसे प्राइमरी में दो फंक्शन थे ना, जैसे यहाँ पर आपके प्राइमरी में दो फंक्शंस थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लोन्स और एडवांसेस। सेकेंडरी में भी दो है, यूटिलिटी फंक्शंस एंड एजेंसी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस एंड एजेंसी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस एंड एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले लिखिए एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक। एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक। अच्छा, एजेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मतलब ऑफ, मतलब क्या मतलब है इसका एजेंसी का? एजेंट इज बेसिकली किसी के बिहाफ में जो कोई काम करे, कहते हैं ना एजेंट आर समवन हु इज डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। हाँ, इंटरमीडियरी की तरह काम करे। तो लाइक बैंक जो है ना, दैट इज वर्किंग एज एन एजेंसी, ठीक है। तो एजेंसी फंक्शन में पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एजेंसी फंक्शन का पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड। फंड्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि प्रिया एंड राजवी है, प्रिया को 10,000 रुपये राजवी को ट्रांसफर करना है। अब प्रिया जो है उसको, पार्टी तो यहाँ दो ही है, 1 और 2, दो पार्टीज है, लेकिन ट्रांसफर करना है किसको? प्रिया को पैसा राजवी को। लेकिन ये इंटरमीडियरी कौन बनेगा? कौन एजेंसी की तरह काम करेगा यहाँ? बैंक, ठीक है। सो बैंक इज गोइंग टू हेल्प प्रिया टू ट्रांसफर द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ राजवी। क्लियर हो गई बात? तो इसमें लिखिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स में लिखिए, और यहाँ तक सिर्फ पर्सन टू इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। इफ यू वांट टू ट्रांसफर अमाउंट इन सम कॉलेज, लाइक फॉर फी अगर आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो इन दैट केस, उस केस में भी क्या होगा आपका? कौन बीइंग एजेंट कौन काम करेगा? एजेंसी की तरह बैंक, ठीक है। और यहाँ तक कि बैंक तो अब हर जगह के पेमेंट में, ऑनलाइन पेमेंट जितने भी होते हैं सब जगह पे कौन रहता है? बैंक रहता है। तो ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वन कंट्री टू वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, सब जगह पे कौन काम करेगा? आपका बैंक, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स में, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड फ्रॉम वन ब्रांच, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड फ्रॉम वन ब्रांच स्लैश प्लेस, वन ब्रांच स्लैश प्लेस टू अनदर। हाँ, लिखिए ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच, BRANCH, ब्रांच स्लैश प्लेस टू अनदर, ब्रांच स्लैश प्लेस टू अनदर। अच्छा, मान लो कि राजवी शी इज इन चंडीगढ़ एंड प्रिया इज इन पटना। ये प्लेस के हिसाब से भी देखा जाए तो अलग अलग जगह पे दोनों है। अकाउंट में भी हो सकता है उसका चंडीगढ़ का हो, अलग प्लेस में भी हो, दूसरे जगह पे ब्रांच हो, वहाँ पर भी यू कैन ईजिली एबल टू ट्रांसफर द अमाउंट, राइट। सो यहाँ पर बैंक जो है बीइंग अ एजेंट, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। क्लियर हो गई बात अभिषेक? चलिए सेकेंड पॉइंट, पीरियोडिक कलेक्शंस। पीरियोडिक कलेक्शंस, पीरियोडिक कलेक्शंस। अच्छा खैर, अभी आप लोग की जॉब तो लगी नहीं है, होप सो लगी जाएगी, लेकिन जब आपकी जॉब लगेगी तो हर महीने आपके अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा? सैलरी। सो इन शॉर्ट दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन पीरियोडिक कलेक्शन। हर मंथ का कलेक्शन कौन करेगा? बैंक करेगा कंपनी से आपके बिहाफ में। यानी सैलरी तो आपकी है, दे कौन रहा है? कंपनी, लेकिन उसको डिपॉजिट कौन करेगा? उसको कलेक्ट कौन करेगा? बैंक, ठीक है। तो सेकेंड वन इज पीरियोडिक पेमेंट्स। और इसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हो, हर महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना हो तो पीरियोडिक पेमेंट, और कई बार तो आप ऑटो डेबिट का भी उसमें लगा सकते हो, ऑटो डेबिट। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, आपको जो हर महीने पे करना है, क्रेडिट कार्ड बिल हो गया,
आपकी सैलरी वगैरह जो होगा हर महीने कौन कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ में? बैंक। क्लियर हो गई बात? और जैसे मान लो कि मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी करती हूँ ना, तो वो भी किसी अकाउंट में जाता है, पता होगा आप लोगों को, है ना? और वो किसका अकाउंट होता है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी का आपका अपना अकाउंट होगा और वो कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ में। और आपकी सैलरी कंपनी से कौन कलेक्ट करेगा? बैंक। चलिए सेकेंड पॉइंट में लिखिए पीरियोडिक पेमेंट्स में। पीरियोडिक का मतलब क्या है? हर महीने, जो हर बार फ्रीक्वेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा हाई हो ट्रांजेक्शन्स की। क्लियर हो गई बात? हाँ, कंसिस्टेंट हो, हर महीने आपको जो काम करना हो, हर महीने, हर मंथ, पीरियोडिक। चलिए लिखिए मेकिंग पीरियोडिक पेमेंट्स ऑफ रेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफ रेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, etc. etc. on behalf of the client, making periodic payments of rents, electricity bills, etc. on behalf of the client. ठीक है? थर्ड लिखिए, ये सारे एजेंसी फंक्शंस हैं, यानी जहां मीडिएटर की तरह बैंक काम कर रहा है। ठीक है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दे आर नॉट मीडिएटर, वो तो ले रहा है, बट यहाँ पर एजेंसी वाले में क्या एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, जिसमें आपका लिंक बैंक से कुछ नहीं है, तो भी आप दूसरे को भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो भी बीच में बैंक है। ठीक है? लिखिए कलेक्शन ऑफ चेक्स। अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हाउ मेनी, तो कलेक्शन ऑफ चेक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स वगैरह जो भी है वो कौन कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ में? बैंक। और चेक किसके नाम पे होगा? जिसका अकाउंट है और किसी और को पेमेंट करना, अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, उसके थ्रू अगर हम पेमेंट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर डीडी जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए और कंपनीज के लिए यूज़ होता है। जैसे मुझे अपने कॉलेज का फीस जमा करना था, तो दे आस्क्ड मी फॉर डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है? और जैसे हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। कॉलेज का नाम होगा और कॉलेज के नाम पे ही वो डीडी बनेगा। ठीक है? पर्टिकुलर अमाउंट। डिमांड ड्राफ्ट में यू हैव टू टेल द नेम, किसके नाम पे आपको डीडी बनाना है, नाम होगा, वो अमाउंट होगा, सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में निकल कर आएगा। बट इन द केस ऑफ चेक यू हैव दैट फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल इन योर हाउस। यू हैव दैट चेक बुक, यू कैन राइट कि किसको आपको चेक पे करना है। वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है चेक में, यानी आपको किसको पे करना है, उसके बाद आप अपना साइन एक रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में रहता है। लेकिन डीडी जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में निकलेगा, और वो बैंक की तरफ से ही बनेगा डीडी। चेक जैसे आप अपनी तरफ से बना सकते हो ना, घर पे बैठे बैठे किसी भी टाइम यू कैन यूज दैट चेक बुक, बट डीडी कैन बी पॉसिबल ओनली इन बैंक में ही बनेगा। ठीक है? तो लिखिए कलेक्शन ऑफ चेक्स में, लाइक कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पता है क्या होता है? क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? जैसे कोई भी किसी से क्रेडिट लिए और हम उसको पैसा नहीं दे पाए, तो वो हमारा एक और वो हम अगर बाद में फोन पे सबमिट कर देते हैं, और उनको अगर पैसा चाहिए तो वो जाके बैंक को देते हैं और वो उसके डिस्काउंट पे उसको एक्सचेंज। बेसिकली यहाँ पर ये ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। एक होता है आपका सेलर और एक होता है आपका बायर। जो सेलर होता है उसने मान लो कि 1 लाख रुपए का सामान जो है वो बायर को सेल किया। अब बायर जो है वो एट द टाइम पैसा नहीं दे पा रहा, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादातर ट्रेडिंग में अवेलेबल होता है। अब ये जो पैसा है, मान लो 1 लाख रुपीज़ जो है, ये 1 लाख रुपए जो है, ये इसके नाम पे क्या काटेगा? बिल होगा। ठीक है? अब ये जो बिल होगा ये कहाँ से डिस्काउंट करवा सकता है इसको? बैंक से, सेलर। लेकिन ये कुछ टाइम तक के लिए होता है, लाइक 1.5 मंथ, मतलब बोल सकते हैं ना कि 1.5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। और कई बार एक और फ़ायदा है इससे कि बैंक कई बार पैसा जो है वो दे देता है सेलर को, और बाद में ये पैसा बैंक किससे वसूलता है? बायर से। ठीक है? तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज काइंड। ठीक है? So like collecting money from the bill of exchange, the bank collects money, the bank collects money
of the checks through the bill of exchange, the bank collects the money of the checks through the clearing section of its customer through the clearing section मतलब बैंक क्लियर करेगा आपके चेक को थ्रू द क्लियरिंग सेक्शन ऑफ इट्स कस्टमर्स। अब चेक जो है वो कैसे जमा होता है, किसी भी बैंक में देखा है तुम लोगों ने, वहाँ पर एक चेक बॉक्स रखा होता है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बस आपको वो चेक लेना है, पीछे अकाउंट नंबर एंड द फोन नंबर। वाई फोन नंबर इज रिक्वायर्ड? बिकॉज अब इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा मिल रही है सबको, है ना। बस लिखिए और उस चेक बुक में चेक बॉक्स में डाल दीजिए। 1-2 दिन के बाद आपका पैसा जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम बैंक से सेम बैंक में ट्रांसफर होना है। मान लो कि ICICI का चेक है और ICICI में जाना है, तो डैट इज क्लियर विद इन 1 or 2 days हार्डली, ठीक है। बट अगर कोई दूसरे बैंक है, मान लो एक इलाहाबाद बैंक और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक है और आपका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है, तो आप इलाहाबाद बैंक में उसको जा करके डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। और विद इन 3 to 4 days योर अमाउंट विल बी क्लियर, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पर? तो यहाँ पर डिपेंड करता है चेक के क्लियरेंस का जो टाइम होता है, वो आपका अकाउंट कौन से बैंक में, अगर दोनों बैंक वैरी कर रहा है, अकाउंट और चेक में जो अकाउंट है, जिस अकाउंट से पैसा जाएगा दूसरे अकाउंट में, चेक तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है बस इधर से उधर पैसा ट्रांसफर करने का। तो बस ये इसका जो टाइम है दैट विल बी वैरी अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स, ठीक है। आपका वैरी करेगा तो बढ़ जाएगा टाइम, ठीक है। चलिए, खैर अभी बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है बैंक में आजकल कोई भी चेक जो है वो 2 दिन तक में क्लियर हो जाता है, 2 से 3 दिन, अगर बीच में सैटरडे संडे ना आए तो। चलिए दूसरा लिखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ, 4th पॉइंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट? सब लोगों ने सुना है डीमेटेरियलाइज अकाउंट। क्या होता है डीमेटेरियलाइज अकाउंट? शेयर्स परचेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली बैंक आपके बिहाफ में शेयर्स वगैरह भी क्या करेगा, परचेज करेगा। यस अभिषेक, स्टैंड अप। चलिए बताइए 4-5 प्राइमरी फंक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? कि बैंक आपके बिहाफ में शेयर्स, डिबेंचर्स, SIP वगैरह में भी सुविधा प्रोवाइड करता है। यानी आप शेयर्स और डिबेंचर्स को भी परचेज कर सकते हो किसी भी कंपनी का थ्रू बेसिकली बैंक। एंड बैंक जो है बिकॉज ऑफ द सेबी रेगुलेशन, अब आपके बैंक जो है वही आपके अकाउंट को मैनेज करेंगे। यानी कोई भी ट्रेडिंग अगर आप शेयर्स में करोगे तो बैंक विल बी इन्वॉल्व। सेबी क्या है? हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज? चलो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। NSE भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये सब कुछ मैनेज होता है सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ में आपका शेयर्स भी आ जाता है, डिबेंचर्स भी आता है, बॉन्ड्स भी आ जाता है। अर्लियर इट वॉज स्टॉक, पहले स्टॉक लेते थे लेकिन अब सिक्योरिटीज़ मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लिखिए, बैंक्स मैनेज पोर्टफोलियो का मतलब देखो, मैं एक नॉर्मल टर्म में बताती हूँ। जैसे मान लो कि आई हैव 1 लाख रुपीज़, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल, और 1 लाख रुपए को मैंने 20,000 किसी एब्सोल्यूट एडवांटेज में लगाया, 20,000 मैंने LIC में लगा दिया, 20,000 रुपये मैंने, मतलब SIP तो हर मंथ का होता है, मैंने इस तरीके से अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग बेसिकली जगह पे, प्लेस पर, अलग अलग बोल सकते हैं ना, क्या बोल, स्कीम में। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। जैसे आप लोगों ने फोटोज़ के लिए बहुत बार सुना होगा कि इसका पोर्टफोलियो बनाना है, तो लाइक वेराइटीज़। सो इन शॉर्ट पोर्टफोलियो यहाँ पर बैंकिंग के टर्म में सिक्योरिटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो लिखिए, बैंक्स मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ देयर क्लाइंट्स। यस पीयूष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो?
लिखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बैंक्स मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ देयर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो लिख लो, पोर्टफोलियो ऑफ देयर क्लाइंट्स। इट अंडरटेक्स द एक्टिविटी, जैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अकाउंट ओपन करा लो, डीमैट अकाउंट जिसको कहते हैं, और आजकल ये सुविधा मिलती है विथ सर्टेन अमाउंट यू हैव टू पे ईयरली, लाइक 100-200 रुपीज़ यू हैव टू पे, 200-300 रुपये पे करो। अभी जब मैंने ओपन करवाया था इट वॉज अराउंड 180, ठीक है। तो जब आपको एक सुविधा मिलेगी, हर एक बैंक का वैरी करता है, डीमैट अकाउंट का जो पैसा है हर साल एज अ फी आपको देना पड़ेगा, और आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, यानी परचेजिंग ऑफ शेयर्स एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो लिखिए आगे, इट अंडरटेक्स द एक्टिविटी, टू परचेज एंड सेल the shares and debentures, शेयर्स को हम इक्विटी भी कह सकते हैं, ठीक है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द क्लाइंट्स, या क्लाइंट का मतलब कस्टमर्स, ऑफ द क्लाइंट्स, एंड डेबिट और क्रेडिट द अकाउंट, डेबिट कब हो जाएगा अकाउंट में, जब हम परचेज करेंगे, जैसे ही परचेज कर लिया 50,000 रुपये डेबिट हो गया, जैसे ही सेल कर दिया मान लो 25,000 रुपये क्रेडिट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पर एक ब्रैकेट में डीमैट अकाउंट जरूर लिख लो, जिसको हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइज अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट लिख लो, डीमैट शॉर्टकट में लिखते हैं डीमैट अकाउंट। यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ यूटिलाइजेशन, यानी कितना यूजफुल है, ठीक है। यूटिलिटी, अब अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में समझे यूटिलिटी, जब आपने माइक्रो पढ़ा होगा तो इट इज रिलेटेड विथ बंडल्स ऑफ डिमांड एंड ऑल। यूटिलिटी कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा यूटिलिटी हाई उतना ज़्यादा हाई सेटिस्फैक्शन, यही पढ़ा था ना। चलो, तो यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक में देखिए, यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक में लिखिए, issuing checks, चेक बुक लिख लो, चेक्स नहीं, चेक बुक, issuing चेक बुक, लेटर ऑफ क्रेडिट, issuing चेक बुक, लेटर ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा, हाँ, issuing चेक बुक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा, ठीक है। तो यानी कि आपको चेक बुक वगैरह कौन दे रहा है, यहाँ पर बैंक दे रहा है, तो दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय बैंक। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया सेफ कस्टडी आपको देगा। सेफ कस्टडी जैसे आप लॉकर वगैरह भी आराम से ओपन करवा सकते हो, कहाँ पर, बैंक में, ठीक है। इफ़ यू वांट टू पुट योर वैल्यूएबल, लाइक आपका ज्वेलरी हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए जो बहुत वैल्यूएबल है, तो ऐसे सिचुएशन में यू आर नॉट फीलिंग सेफ टू पुट इट इन योर हाउस या केप्ट इट इन योर हाउस, सो इन दैट केस यू कैन टेक द फैसिलिटी ऑफ दैट कस्टडी, या बोल सकते हैं ना सेफ कस्टडी वाला या लॉकर वाला फैसिलिटी आप ले सकते हो। किससे ले सकते हैं, बैंक से। चलिए लिखिए, अंडरटेकिंग सेफ कस्टडी, लेटर ऑफ क्रेडिट, इशूइंग ऑफ चेक। लेटर ऑफ क्रेडिट, इस लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो यूटिलाइज लाइक इट इज इन ट्रेडिंग, मतलब जो ट्रेड करते हैं ना, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा है, सेम वही लेटर ऑफ क्रेडिट भी है आपका, मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, ठीक है। एक बार मुझे इसको चेक, चले लिखिए, अंडरटेकिंग सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल important document, undertaking safe custody of valuable important documents and securities by providing safe deposit lockers, LOCKERS, लॉकर्स। अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों ने लॉकर्स की फैसिलिटी ली है बैंक से? चलिए,
आगे पढ़ते हैं, हम जैसे अगर भुगतान करना चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए यूटिलिटी फंक्शन में, पहला लिख लिया इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट, चेकबुक एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट लिखिए कस्टडी वाला भी लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखिए प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विथ फैसिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग, सेकेंड वाला हो गया है सेफ कस्टडी वाला, अंडरटेकिंग सेफ कस्टडी। थर्ड में लिखिए प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विथ फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, ठीक है। मनी एक्सचेंज कंट्रोल एक होता है जो आरबीआई के अंडर कंट्रोल में आता है, तो मनी एक्सचेंज कंट्रोल जो है ना वो आपके फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विथ फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, फॉरेन करेंसी में जब डील हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट को सेल किया और आपको वहाँ से डॉलर मिला, ठीक है। आपने कोई इंटरनेशनल बिजनेस किया, आपने कोई ट्रेड किया, एक्सपोर्ट किया, तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, डॉलर मिला। अब वो जो डॉलर है उसको आप कहाँ एक्सचेंज कराओगे, तो वो आरबीआई में होता है, या फिर बैंक्स जो है वो आपको ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करेगी। या कुछ बैंक्स हैं, एसबीआई जो है वो भी फॉरेन करेंसी में है, अभी ऑथराइज्ड है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जाता कहाँ है, आरबीआई के पास। तो बैंक्स आर हेल्पफुल फॉर द फॉरेन डीलिंग एज वेल। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट डी, हाँ बोलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व रहता है कौन, बैंक, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज तो हो गया, बस काफ़ी इतना। तो फंक्शंस ऑफ बैंक्स आर क्लियर। बैंक के फंक्शंस क्या क्या है, यूटिलिटी फंक्शन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में जैसे एनीवन हैव एनी डाउट इन द फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, यूटिलिटी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, सेकेंडरी फंक्शन। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।